नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अर्पिता शर्मा क्लासेस में। मेरा नाम है आलोक पाठक और अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं लास्ट लैप मैराथन ऑन इंडियन पॉलिटी फॉर योर यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना। बात करते हैं यहाँ पे अनअकैडमी आपके लिए लाया है कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज टिल मेंस एग्जामिनेशन। मतलब आप अब इस चीज के लिए परेशान ना हो कि आपका एग्जाम कब होगा, अगर बाई चांस किसी भी वजह से पोस्टपोन होता है तो इसीलिए अनअकैडमी ने यहाँ पे जो 1 साल का सब्सक्रिप्शन है उसे यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया है टिल 2022 के मेंस तक, और जो 2 ईयर का प्लान रहेगा उसे 2023 के मेंस तक यहाँ पे इसे वैलिड कर दिया है, ताकि अगर बाई चांस किसी भी कंडीशन की वजह से अगर एग्जाम पोस्टपोन हो तो आपके पास तब भी एम्पल टाइम हो कि आप अपनी प्रिपरेशन को पूरी तरीके से कर पाएं। और इन कोर्सेज को लेने के लिए आप अर्पिता 10 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और जिसे इस्तेमाल करने के तुरंत बाद आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा अनअकैडमी पे अवेलेबल सभी कोर्सेज के सब्सक्रिप्शन पे। चलिए, जहां पे ये दूसरा एक नया इनिशिएटिव आया है अनअकैडमी का, सीएससी एश्योर। तो इसमें यहाँ पे ये है कि अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं या उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और आप उसके बाद यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं रहते हैं कि जो आपको प्रिपरेशन कराई गई है अनअकैडमी पे, तो यहाँ पे अनअकैडमी आपको 1 साल का फ्री एक्सटेंशन दे देगा आपके सब्सक्रिप्शन पे, ताकि आप अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतरीन तरीके से कर पाएं। ठीक है, और इसके साथ आपको टेस्ट भी मिलेंगे और उसके साथ मेंस के भी टेस्ट यहाँ पे आपको प्रोवाइड होंगे। ठीक है, तो इसे लेने के लिए आप अर्पिता 10 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर सीएससी एश्योर। आगे बात करते हैं, यहाँ पे अनअकैडमी का एक अल्टीमेट सरप्राइज है आप सभी के लिए कि 20 बेस्ट बुक्स जो हैं जो आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो सभी आपको यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड हो जाएंगी अगर आप अभी 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी के लिए। तो 1 साल से अधिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ये 1 साल या उससे ऊपर का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो ये सारी बुक्स आपको, जिन्हें टॉप फैकल्टीज ने बनाए हैं, एक्सपर्ट्स ने बनाए हैं, वो सारी आपको क्या हो जाएंगी, फ्री में अवेलेबल हो जाएंगी। ध्यान रखिएगा, अनअकैडमी पे अगर आप कोई भी इनमें से कोर्स लेते हैं तो आपको अर्पिता 10 कोड का इस्तेमाल करना है, जिसके बाद आपको 10% इन सभी कोर्सेज पे ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। तो इसे आपने कहीं ना कहीं पक्का देखा होगा अपने स्कूल, कॉलेज या फिर कभी ना कभी किसी किसी भी तरीके के प्रोटेस्ट में। तो प्रियम्बल एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ये प्रीफेस है, इंट्रोडक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। क्या है? इंट्रोडक्शन है। ये बताता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस चीजों को एम करता है, किस चीजों की एम करता है, लक्ष्य क्या होंगे, विजन क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, ये छोटा सा डॉक्यूमेंट जो है आपका, इसका इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट प्रियम्बल का इस्तेमाल कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन में। ठीक है, चलिए तो चलिए देखते हैं प्रियम्बल के बारे में। तो प्रियम्बल का आइडिया जो है, ये प्रियम्बल है क्या, सबसे पहले ये जान लिया हमने क्या है। इट इज इंट्रोडक्शन। ये क्या है? इंट्रोडक्शन है। तो प्रियम्बल वर्ड का मतलब ही होता है इंट्रोडक्शन। तो ये हमारे संविधान का क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारा संविधान जो है वो किस प्रकार का संविधान है, किन चीजों की बात करता है, हमारे संविधान के लक्ष्य क्या है, एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, किन्हें अचीव करने के लिए हमारा संविधान बनाया गया है, उसके मिशन क्या है। इस तरीके की सारी चीजें हमें हमारे प्रस्तावना से, हमारे प्रियम्बल से पता चलती हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ फैक्चुअल्स की, कि सबसे पहले प्रियम्बल को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने जोड़ा था। तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल है आपका इंट्रोडक्शन, प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। एन ए पालकीवाला जी ने इसे आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। मतलब ये हमारे संविधान का पहचान पत्र है। तो जैसे अगर आप किसी के आईडी को देखते हैं तो कुछ अंदाजा उस व्यक्ति के बारे में लगा पाते हैं, उस पर्सन के बारे में लगा सकते हैं कि ये पर्सन इस तरीके का होगा, इस तरीके का कुछ ना कुछ तो इसका होगा। जैसे कि अगर उसकी एज आपको 60 ईयर दिख रही है तो आम बात है 60 ईयर एज वाला पर्सन आपको 16 ईयर वाले जैसे काम करते हुए नहीं दिखाई देगा। ठीक है, सोच वैसी नहीं होगी। तो ये सारी चीजें हम थोड़ी बहुत तो अंदाजा लगा पाते हैं। सेम उसी तरीके से प्रियम्बल है। बात करते हैं कि हमारा प्रियम्बल जो है ये बेस्ड किस पे है। तो हमारा प्रियम्बल जो बेस्ड है ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे बेस्ड है, जिसे यहाँ पे बनाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारे संविधान को बनाने जा रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन को, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके का होगा इसकी जिम्मेदारी दी गई थी जवाहरलाल नेहरू जी को।
और उन्होंने इसके लिए एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनाया था जिसे हम हिंदी में उद्देशिका भी कहते हैं। और ये उद्देशिका, ये आपका जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, यही आगे चल के आपका क्या बना, आगे चल के आपका प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो अगर हम सिंपल आसान भाषा में समझे तो एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, मान के चलिए, ठीक है, एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है। ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसमें बहुत सारी बातें लिखी गई होंगी और इनका एक शॉर्ट नोट बनाया गया, ठीक है, जैसे स्कूल टाइम में आप फर्रा कहते हैं, चिटिंग कहते हैं, वैसे कह लीजिए। एक छोटी सी पर्ची बनाई गई और इस पर्ची में इसकी सारी बातें डाल दी गई। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में एम थे, ऑब्जेक्टिव थे, तो सेम उसी तरीके से आपके प्रस्तावना यानी आपके प्रियम्बल में भी एम है, ऑब्जेक्टिव है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इसी के ऊपर सब कुछ टिका है। अगर आप प्रियम्बल अच्छे से समझ गए तो आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को समझ लेते हैं, क्योंकि आप समझ जाते हैं कि हर चीज जो संविधान में डाली गई है उसका एम क्या है, उसका मोटिव क्या है। ठीक है, चलिए, यहां पे एक फैक्चुअल पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को यहां पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मूव किया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने पेश किया था। किस तारीख को? ये थी आपकी 13 दिसंबर 1946 को। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसे कब अडॉप्ट कर लिया था? इन ऑब्जेक्टिव्स को इसे अडॉप्ट कर लिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 22 जनवरी 1947। ये ध्यान रखेंगे दोनों डेट आप, ठीक है, तुरंत अडॉप्ट नहीं किया था, कुछ समय लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारा जो प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें एक बार अमेंडमेंट हुआ है बाय 42nd अमेंडमेंट 1976 और इसमें 3 वर्ड्स को प्रियम्बल में जोड़ा गया था। वो था सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। इन 3 शब्दों को यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे प्रियम्बल में जोड़ा गया। अब हम बात करते हैं, दिस इज द टेक्स्ट टू द प्रियम्बल। ये हमारे प्रियम्बल का पूरा टेक्स्ट है। मैं आपको थोड़ा जल्दी से पढ़ाने की इसकी कोशिश करूंगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, हर एक चीज का मतलब है। तो यहाँ पे ये स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये है, ये सारे कीवर्ड्स मार्क हैं, इन सारे कीवर्ड्स की आपको सिंक्रोनाइजेशन या फिर क्रोनोलॉजी ध्यान रखनी है कि किसके बाद क्या है, कितनी बार क्या है। वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब यहाँ पे सारी बात हम भारत के लोग कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये देश जो है हमने बनाया है। अगर आप कभी आंसर लिखे तो ध्यान रखिए कि ये जो वी है ये अभी तक हमारे में मिसिंग है, ठीक है। तो पहले इंडिया कुछ नहीं था, ठीक है, और हम लोगों ने मिलकर ये देश बनाया। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत को एक बनाएंगे। कलमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन। सोवरेन शब्द का मतलब होता है यहाँ पे अथॉरिटी टू टेक डिसीजन, मतलब अपने फैसले लेने की पूरी तरीके से आजादी। तो अगर आप अपने फैसले लेने के लिए 100% आजाद हैं तो आप हो जाएंगे सोवरेन। नेक्स्ट, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट शब्द का सिंपल तौर पे मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब सभी के बीच में जो रिसोर्स हैं, इकोनॉमिकल रिसोर्सेज हैं, उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किसी एक के पास नहीं रहेगी। आसान भाषा में कहें तो यहाँ पे गवर्नमेंट के पास पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है वर्ड सेकुलर। सेकुलर शब्द का अगर हम हिंदी में डिवाइड करें तो हिंदी वाले थोड़ा ध्यान रखेंगे, इसके दो आपके ट्रांसलेशन निकलते हैं, पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष। ध्यान रखिएगा, धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष शब्द में डिफरेंस है। सेकुलरिज्म का मतलब जो है वो अलग हो जाता है आपके वेस्टर्न थॉट में और इंडियन थॉट में अलग हो जाता है। बट हम ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे हमें सेकुलर वर्ड से ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे स्टेट किसी भी तरीके का डिफरेंशिएशन नहीं करेगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ठीक है। ये यहाँ पे हमें ध्यान रखना है क्योंकि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में है कि स्टेट और रिलीजन के बीच में किसी तरीके का कोई रिलेशन होता नहीं है, बट इंडिया में ये चीज नहीं है, ठीक है, क्योंकि इंडिया में हमें मालूम है स्टेट जो है रिलीजन में काफी ज्यादा इंटरफेयर भी करता है, फंक्शंस में भाग लेता है, जो यहाँ पे सेकुलरिज्म का वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है उसके पूरी तरीके से अगेंस्ट जाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे डेमोक्रेटिक। हम लोग जानते ही हैं, ठीक है, कि जनता के पास यहाँ पे सोवरेन पावर होती है अपने प्रतिनिधि चुनने की, और वो लोग क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा यहाँ पे शासन चलता है, ठीक है, जनता का शासन। नेक्स्ट बात करते हैं रिपब्लिक शब्द। तो हम भारत को सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और एक रिपब्लिक कंट्री बनाएंगे। रिपब्लिक का मतलब होता है जो हेड ऑफ द स्टेट होगा, जो देश का मुखिया होगा, वो क्या होगा, आपका चुना हुआ होगा, वो इलेक्टेड होगा। जैसे ब्रिटिश में क्या है, वहां पे यूके में क्वीन है, इंडिया में क्या है, आपका इंडियन प्रेसिडेंट है। तो इंडियन प्रेसिडेंट यहाँ पे इलेक्टेड है, बट यूके में जो क्वीन है ये इलेक्टेड नहीं है। तो भले दोनों जगह डेमोक्रेसी क्यों नहीं हो, यहाँ पे भी डेमोक्रेसी है, यहाँ पे भी डेमोक्रेसी है, बट यूके आपका रिपब्लिक नहीं है क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट यहाँ पे चुना हुआ आपका नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे बात जो आती है हमारे सामने वो ये आती है कि इंडिया को हम कैसा देश बनाएंगे, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक बनाएंगे, और सभी को हम जस्टिस एश्योर करेंगे। जस्टिस यानी सभी का न्याय एश्योर करेंगे। और कौन सा, ध्यान रखिएगा, ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है, सोशो इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। जब तक सोशल न्याय नहीं मिलता तब तक इकोनॉमिकल जस्टिस नहीं मिल सकता, और जब तक इकोनॉमिक नहीं मिलेगा तब तक पॉलिटिकल नहीं मिलेगा। मान के चलिए फीमेल्स को
पहले समाज ने पढ़ने की आजादी नहीं दी तो उनके साथ सोशल इनजस्टिस हुआ, तो अब हम उन्हें सोशल जस्टिस देंगे। जब वो पढ़ लिख लेंगी तो वो इकोनॉमिक तरीके से जस्टिस पा जाएंगी और फिर उसके बाद ही वो पॉलिटिकल जस्टिस पाएंगे। बिना पैसे के आप पॉलिटिकल जस्टिस नहीं पा पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लिबर्टी। तो यहाँ पे सबको आजादी रहेगी, थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ वर्शिप जो करना है कीजिए, बस कुछ भी नहीं जाना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ, ये बात हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। सभी को स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की हम लोग यहाँ पे समानता रखेंगे, इक्वालिटी रखेंगे और प्रमोट करेंगे सभी के अंदर फ्रेटर्निटी को, भाईचारे को प्रमोट करेंगे और एश्योर करेंगे डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। अब वो चाहे कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, ठीक है, कोई छोटा सा काम कर रहा हो, बड़ा सा काम कर रहा हो, सभी की हम डिग्निटी को इंश्योर करेंगे। साथ में यूनिटी एंड इंटीग्रिटी जो नेशन है उसे भी हम लोग यहाँ पे बना के रखेंगे। ध्यान रखिएगा ये सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ने इस डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल के ऊपर क्वेश्चन पूछा था और उसने यूएन चार्टर के साथ मिला दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे उसने ह्यूमन राइट चार्टर के साथ मिला दिया था। तो ये सारी चीजें जो वर्ड हैं आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। और लास्ट पॉइंट कहता है, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन दिस 26 नवंबर 1949 डू हेयर बाय अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव आवरसेल्व्स टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब 26 नवंबर 1949 को यहाँ पे हम अपना सर्वस्व सब कुछ किसको दे रहे हैं, संविधान को दे रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पहले कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको सारी पावर मिल रही थी पब्लिक से, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा प्रियम्बल कहां से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे वी द पीपल से। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे पब्लिक को सारी पावर मिल रही है कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने लास्ट में अपने आप को पूरा सर्वस्व जो है वो किसको दे दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन को दे दिया है। तो ये है आपका टेक्स्ट टू प्रियम्बल। ये सारे कीवर्ड जितने यहाँ पे लिखे हैं आपको सबको ध्यान रखना है कि इनका मतलब क्या है, इनकी क्रोनोलॉजी क्या है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से इसमें फ्रेम हो सकता है आपके प्रीलिम्स में। तो चलिए अब हम बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स क्या है प्रियम्बल के। तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है यहाँ पे, मतलब अधिकार का स्रोत कौन है, वो है आपका पीपल ऑफ इंडिया। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट क्या होगा, सब चीजें हमने समझ ली हैं, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा। ऑब्जेक्टिव क्या होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। और लास्ट में ये हमें बताता है कि डेट ऑफ अडॉप्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, और वो है आपका 26 नवंबर 1949। और इसे हम एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाते हैं, एज अ लॉ डे बनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रियम्बल में कौन सी तारीख मेंशन है तो ये तारीख मेंशन है, और ना कि आपकी 26 जनवरी 1915, जिस तारीख को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ था, कमेंस हुआ था, और इस तारीख को हम एज अ रिपब्लिक डे बनाते हैं। तो दोनों चीजें अलग हैं, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, गलती मत कीजिएगा। अब हम बात करते हैं इन्हीं कीवर्ड्स को, बस जल्दी जल्दी समझ लेंगे, हमने वैसे तो देख लिया है बट हमें बस हल्का सा जानना है। सोवरेन शब्द का मतलब है अथॉरिटी टू टेक योर ओन डिसीजन, किसी तरीके का इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर अपने फैसलों पे नहीं लेना। वो अलग बात है कि 1949 में भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स जो है, राष्ट्रमंडल देश हैं, उनको ज्वाइन किया, बट ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन था, इसलिए इंडिया की सोवेनिटी पे किसी तरीके का फर्क नहीं आएगा। तो आपने अभी जब देखा होगा इंडिया ने जब 370 हटाया तो यहाँ पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म इंडियन को यहाँ पे देखना पड़ा, इंडियंस को। तो आपने बहुत सारे इंडियन ऑफिशियल्स को देखा होगा, जब आप ब्यूरोक्रेट बनेंगे और आपने अगर बाय चांस आईएफएस सर्विसेज ली तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जब फॉरेन में यहाँ पे कोई भी इंडियन ब्यूरोक्रेट होता है, वो यहाँ पे क्या बोलता है, दिस इज आवर सोवरेन मैटर, डोंट इंटरफेयर इन इंडियन सोवेनिटी। ठीक है, तो इंडियन सोवेनिटी में आप किसी तरीके का इंटरफेयर ना करें, मतलब जो हमारे पास फैसले लेने की आजादी है उससे भैया आप दूरी बना के रखें। नेक्स्ट बात करते हैं सोशलिस्ट यानी समाजवाद। तो इस शब्द को 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था। ठीक है, और यहां पे इसे एक्सप्लिसिट कर दिया गया था, ये इंप्लिसिट था, पहले छिपा हुआ था, अब इसे एकदम सामने ले आए थे। ठीक है, वो अलग बात है कि कांग्रेस पार्टी ने सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी की बात बहुत पहले ही कर दी थी 1955 में अपने अवधि सेशन में, बट 42nd अमेंडमेंट के बाद इसे पूरी तरीके से सामने एकदम पूरी तरीके से ले आया गया। इंडिया में यहाँ पे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, हमें ध्यान रखना है, हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, कम्युनिस्ट सोशलिज्म नहीं है जिसे स्टेट सोशलिज्म कहते हैं। तो हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। बात करते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या होता है। तो इंडिया में क्या है, हमारे मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, हम लोग जानते हैं हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों यहाँ पे मिलके काम करते हैं, तो इसी को हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब है टू एंड पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिसीज एंड इनक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बाई चांस पूछी जा सकती है। जो इंडिया का सोशलिज्म है वो ब्लेंड है मार्क्सिज्म और गांधीज्म का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। और हैविली किस तरफ ब्लेंड करता है, गांधी जी की तरफ, गांधीयन सोशलिज्म की तरफ क्या है हमारा यहाँ पे झुकाव ज्यादा है इंडियन सोशलिज्म का।
बात करते हैं कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब आई थी 1991 में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसके बाद जो सोशलिज्म था वो यहाँ पे इंडिया में क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया। तो सोशलिज्म का मैक्सिमम यहाँ पे आप मतलब समझिए कि यहाँ पे मैक्सिमम क्या होता है, ज्यादातर चीजें जो होती हैं, जो पीएसयू होते हैं वो गवर्नमेंट के पास होते हैं, मैक्सिमम चीजें गवर्नमेंट के अंडर सर्विसेज होती हैं, तो वो उसी को ही आप यहाँ पे सोशलिज्म की तरह समझ सकते हैं। तो पहले हमारे यहाँ मैक्सिमम पीएसयू थी, बहुत सारी सारी चीजें का प्रोडक्शन यहाँ पे गवर्नमेंट अंडरटेकिंग करती थी, और बाद में प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बाद इसे खत्म कर दिया गया। इवन एचएमटी घड़ी हो, चाहे वो एरोप्लेन हो, हर चीज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बना रही थी, गवर्नमेंट की कंपनियां। नेक्स्ट बात करते हैं डेमोक्रेटिक। सिंपल सी बात है, ये किस पे डील करता है, डॉक्ट्राइन ऑफ पॉपुलर सोवेनिटी, मतलब पब्लिक के पास यहाँ पे सुप्रीम पावर होती है, इसी को डेमोक्रेटिक कहते हैं। दो तरीके से होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के यहाँ पे 4 तरीके होते हैं, 1 2 3 4, कौन से समझते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग जो होते हैं वो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करते हैं, किसमें, डिसीजन मेकिंग में, जैसे स्विट्जरलैंड। अब ये इंडिया में पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, अगर हम हर वक्त चुनाव कराते रहेंगे तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे ये हो सकता है। तो इसके 4 तरीके हैं, ठीक है, 4 तरीके से डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, बड़े सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूं, कृपया करके ध्यान रखिएगा। रेफरेंडम में रेफर वर्ड पे ध्यान दीजिए, मतलब अगर कोई भी कानून सरकार लेके आ रही है, उसने उसे पब्लिक को रेफर कर दिया, पब्लिक ने इसके ऊपर वोट किया, अगर पास हो गया तो पास हो गया, फेल हो गया तो फेल हो गया, ठीक। इनिशिएटिव, इनिशिएशन, ठीक है, इनिशिएटिव, पब्लिक ने यहां पे खुद चाहा कि वो एक कानून लेके आना चाहती है, और वो खुद गई गवर्नमेंट के पास, उसने कहा ये मेरा कानून है, इसके ऊपर वोटिंग कराओ, वोटिंग हुई, पास तो पास, फेल तो फेल, ठीक है, सिंपल सी बात है, पब्लिक खुद कोई कानून भी बनवा सकती है। नेक्स्ट, रिकॉल। रिकॉल में इस कॉल वर्ड पे ध्यान दें, कॉल के पीछे आ रहा है रिकॉल, किसी को वापस बुलाने की बात हो रही है। तो जैसे यहाँ पे इंडिया में ऑफिशियल है प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, हम इन्हें एक फिक्स टाइम से पहले, चुनाव से पहले नहीं बुला सकते, बट रिकॉल में ये पॉसिबल है कि अगर पब्लिक यहाँ पे गई और बोला कि हमें इन्हें हटाना है, तो इसके ऊपर वोटिंग होगी, अगर वोटिंग हो गई, हटाना फाइनल हो गया, तो ये हट जाएंगे, अगर नहीं हुआ तो ये नहीं हटेंगे। नेक्स्ट आता है प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट यहाँ पे सेम आपका रेफरेंडम जैसे होता है एकदम, बस इतना ध्यान रखना है कि ये बाउंड्री डिस्प्यूट से संबंधित होता है, किससे, बाउंड्री डिस्प्यूट से रिलेटेड होता है। तो ये 4 वर्ड हैं, इससे ज्यादा इनमें नहीं पूछा जाएगा, तो इनको बस सिंपल तरीके से आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जिसे हम 2 तरीके से जानते हैं, एक होती है इसमें रिप्रेजेंटेटिव, या फिर इसे हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी आपकी 2 तरीके की होती है, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये होता है कि लोग यहाँ पे अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन देते हैं, और वो चुनने हुए रिप्रेजेंटेटिव ही उनके लिए फैसले, कानून बनाते हैं। तो ये 2 तरीके से होता है, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। आगे लेक्चर्स में हम पार्लियामेंट्री सिस्टम को अच्छे से पढ़ेंगे, बट यहाँ पे आप बेसिक से समझ लीजिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये होता है कि यहाँ पे कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन होता है, किसके बीच में, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव के बीच में, और मैक्सिमम पावर पार्लियामेंट के पास होती है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में यहाँ पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर होता है, और कई बहुत ज्यादा पावर प्रेसिडेंट के पास होती है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हैं आपकी पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ठीक है। तो इंडिया में क्या फॉलो होता है, हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो होता है, और यूएस में फॉलो होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे कि बी आर अंबेडकर जी ने पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की यहाँ पे बात की, कि यहाँ पे ये जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, ये सोशल डेमोक्रेसी के बिना नहीं मिल सकती। तो सोशल डेमोक्रेसी क्या होती है, सोशल डेमोक्रेसी वो होती है जहां पे लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये तीनों एक साथ हों, और इसीलिए इन्हें क्या कहा गया है, ट्रिनिटी कहा गया है, ट्रिनिटी ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, एक के बिना दूसरी अधूरी है, दूसरी के बिना तीसरी अधूरी है, ठीक है। और इसी को कहा गया है उनके द्वारा यूनियन ऑफ ट्रिनिटी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा कि उन्होंने किसे कहा है। नेक्स्ट कीवर्ड आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक हमने देख लिया है कि ये डील करता है कि हेड ऑफ द स्टेट जो है, राज्य का जो मुखिया है, नेशन का जो मुखिया है, वो कैसा होगा। तो आम बात है, भले डेमोक्रेसी क्यों ना हो, ठीक है, डेमोक्रेसी हो भी तो भी यहाँ पे राज्य का जो हेड है, नेशन का जो हेड है, वो कैसा है, वो कहीं हेरिडिटरी तो नहीं है, मोनार्की। अगर वो मोनार्की है तो ये 2 तरीके से हो सकता है, मोनार्की, मोनार्की में हेड ऑफ द स्टेट क्या होगा आपका, कोई क्वीन होगा, राजा होगा, जैसे ब्रिटेन में है हेरिडिटरी होगा, भले डेमोक्रेसी है चाहे नहीं है, ठीक है। रिपब्लिक में ऐसा नहीं है, रिपब्लिक में हेड ऑफ द स्टेट जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली तरीके से इलेक्टेड होगा, डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है, जैसे यूएसए, इंडिया, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखेंगे, रिपब्लिक का मतलब यह है कि इलेक्टेड हेड होगा, ठीक है। चलिए कुछ और पॉइंट है, रिपब्लिक का मतलब यहाँ पे पॉलिटिकल सोवेनिटी से भी मतलब होता है, और यहाँ पे दूसरी चीज होती है, किसी भी तरीके का कोई भी सिंगल इंडिविजुअल जो है उसके पास पावर नहीं होगी, किसी भी तरीके का प्रिविलेज क्लास नहीं होगा, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा।
लिबर्टी का मतलब यहाँ पे सिंपल तौर पे होता है, नेक्स्ट कीवर्ड है आपकी स्वतंत्रता और आपको आजादी है थॉट की। जो प्रस्तावना यहाँ पे प्रियम्बल आपको देता है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ, वर्शिप, इन सब की आपको लिबर्टी प्रोवाइडेड है। ध्यान रखना है इन सब की लिबर्टी यहाँ पे दी गई है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने मर्जी से कुछ करेंगे, चाहे वो आपका फंडामेंटल राइट हो चाहे प्रियम्बल हो, सबके ऊपर यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के अंदर ही आपको काम करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि लिबर्टी का आइडिया लिया गया है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ठीक है, नेक्स्ट आता है इक्वालिटी। तो यहाँ पे बात हुई है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। आगे हम पढ़ेंगे कि बहुत सारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल हैं, आर्टिकल 14, 15, 17, 16, 18, ये सारे यहाँ पे इक्वालिटी दिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेटर्निटी। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो आर्टिकल सारे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ये असल में इक्वालिटी के जो आइडिया है, एम जो है, उसी को यहाँ पे इंप्लीमेंट करने के लिए है जो प्रियम्बल में दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का यहाँ पे मतलब है कि बंधुत्व, भाईचारा, आपस में दोस्ती यारी रहेगी। ठीक है, और हमारा जो 51A आर्टिकल है फंडामेंटल ड्यूटीज का, वो यहाँ पे बात करता है हार्मनी की, ब्रदरहुड की। और यहाँ पे हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे फ्रेटर्निटी का। और साथ में यहाँ पे एश्योर करने की बात करता है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। इन दो वर्ड्स को समझिएगा। यूनिटी का मतलब होता है हमेशा एक, अभी एक है, एक साथ रहेंगे। इंटीग्रिटी का मतलब होता है अलग नहीं होंगे, एक तरीके से ध्यान रखिएगा, अलग नहीं होंगे। ठीक है, चलिए, तो इंटीग्रिटी जो ये शब्द है कि हम कभी अलग नहीं होंगे, एक साथ रहेंगे, ये आपका वर्ड जो ऐड किया गया है, ये 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा इसे ऐड किया गया इंडियन प्रियम्बल में। नेक्स्ट बात करते हैं प्रियम्बल की सिग्निफिकेंस क्या है। ये पॉलिटिकल, मोरल और रिलीजियस वैल्यूज, फिलॉसफी बताता है आपकी। अलादी कृष्ण स्वामी ने इसे ये कहा है कि जो हमने सोचा वो हमने इसमें पाया। के.एम. मुंशी जी ने इसे हॉरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहा। कुंडली है ये हमारी। ठीक है, पंडित ठाकुरदास जी ने इसके बारे में बहुत कहा, प्रीशियस पार्ट है, सोल है, की टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, यार्ड स्टिक है मेजर करने का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, ज्वेल सेट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, अर्नेस्ट बाकर ने इसे की नोट कहा। क्या कहा? की नोट कहा। तो पूछा जा सकता है किसने क्या कहा। एम हिदायतुल्लाह जी ने इसको कहा कि ये सोल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और साथ में ये अमेरिका की जो प्रियम्बल है उससे कहीं ज्यादा है। ठीक है, ये केवल एक मियर डिक्लेरेशन नहीं। बात करते हैं क्या प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो यहाँ पे ये केस आया सबसे पहले, पेरूबारी यूनियन केस 1960, और जिसमें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी कि नो, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट आया केशवानंदा भारती केस 1973, और इसमें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके बाद आता है एलआईसी ऑफ इंडिया केस 1995, और यहाँ पे इसने कहा कि इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बहस किस चीज की? ये बहस इस चीज की, अगर यहाँ पे अगर प्रियम्बल पार्ट नहीं होता कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसके अंदर अमेंडमेंट नहीं होते, और अमेंडमेंट नहीं होगा तो एम नहीं नया डाला जा सकता, और जब नया एम नहीं डाला जा पाएगा तो उस एम से, अगर वो एम है नहीं और उससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल डाले गए, तो आगे चल के सुप्रीम कोर्ट ऐसे को कानून को नल एंड वॉइड कर सकता है। बट अगर एम डाल दिए गए और कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन की गई, तो यहां पे ये सेटिस्फाई हो जाएगा, जस्टिफाई हो जाएगा, तो वो जो लॉ है वो बच जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे ध्यान रखनी है कि प्रियम्बल जो है ये तो ना तो किसी तरीके की सोर्स प्रोवाइड करता है, ना किसी तरीके की प्रोहिबिशन लगाता है लेजिस्लेशन के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ना तो सोर्स ना ही प्रोहिबिशन। दूसरी बात, यहां पे ये नॉन जस्टिसिएबल है। ठीक है, मतलब आप इसे कोर्ट नहीं जा सकते एनफोर्समेंट के लिए। ठीक है, जैसे इसमें फ्रेटर्निटी है और आपका कोई दोस्त आपसे बात नहीं करता, आपसे दोस्ती नहीं कर रहा, तो कोर्ट नहीं जाओगा कि ये मेरे साथ फ्रेटर्निटी नहीं रखता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, अमेंडमेंट हो सकता है क्या प्रियम्बल में। तो हमने देखा ही है केशवानंद भारती केस में, यहां पे नहीं, सॉरी, ध्यान रखिएगा, 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू हमें मालूम है 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए, किसमें? प्रियम्बल में जोड़े गए। तो यहां पे एक बात सोचिए, ऐसा भी तो हो सकता है कि इसके बाद और बहुत सारे वर्ड जोड़ दिए जाएं, जोड़ दिए जाएं, और यहां पे ऐसे ऐसे वर्ड जोड़ दिए जाएं जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर ही बदल डालें। एम ही बदल जाएगा तो स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा। इसलिए इससे पहले जो जजमेंट हुई थी केशवानंद भारती केस 1973 में, यहां पे सुप्रीम कोर्ट एक नए आइडिया के साथ आया, बेसिक स्ट्रक्चर, जो कहीं पे भी डिफाइन नहीं है। ठीक है, इसे खुद सुप्रीम कोर्ट बताता है कि क्या होगा बेसिक स्ट्रक्चर। तो यहां पे जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे आप किसी भी तरीके से बदल नहीं सकते। तो यहां पे अगर हम किसी भी तरीके से आगे चल के गवर्नमेंट अमेंडमेंट लेके आती है और यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहती है, तो सुप्रीम कोर्ट यहां पे इस बेसिक स्ट्रक्चर का हवाला देके ऐसे कानून को, ऐसे अमेंडमेंट को क्या कर सकता है? नल एंड वॉइड कर सकता है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रियम्बल के बारे में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, ये सारे फैक्ट्स तो ध्यान रखने हैं, बट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि इसे कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और इसकी खुद की कोई पावर नहीं है
ये किसी ना किसी के रिलेशन में ही चलेगा हमेशा, ठीक है? चलिए, तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो अगर लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को शेयर वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।